विवादों में घिरी नीट यूजी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है और इन याचिकाओं में मई में हुई परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप वाली और परीक्षा फिर से कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल है। तो आज नीट यूजी गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम सुनवाई लगातार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 38 याचिकाएं ऐसी आई है जिनमें परीक्षा रद्द करवाने की मांग रखी गई है। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप वाली और परीक्षा फिर से कराने का निर्देश देने वाली मांग की याचिकाएं इन 38 याचिकाओं में शामिल है जिन पर सुप्रीम सुनवाई चल रही है। विवादों में घिरी नीट यूजी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। मैं आपको बता दूं 5 मई को यह परीक्षा हुई थी, 4 जून को नतीजे आए थे और नतीजे इस तरीके के आए कि सवाल खड़े कर दिए पूरी की पूरी एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी की परीक्षा पर। और विवादों में घिरी है, तभी से घिरी है और उसको लेकर तमाम आए दिन अपडेट्स आते रहते हैं। कुछ छात्रों के री एग्जाम भी किए जा चुके हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और जो काउंसलिंग है उसको भी एक पल को पोस्टपोन कर दिया गया। जो काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होनी थी उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया और अब सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सुनवाई उन 38 याचिकाओं पर हो रही है जिनमें परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी के आरोप वाली चीजें लिखी गई है, साथ ही साथ परीक्षा फिर से कराने का निर्देश देने की मांग भी रखी गई है। तो विवादों में घिरी नीट यूजी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है और इन याचिकाओं में मई में हुई परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप वाली और परीक्षा फिर से कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल है। मैं आपको बता दूं कि एनटीए का पेपर लीक से साफ इनकार है। एनटीए मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है और 67 बच्चों को AIR 1 जो मिली उसी के चलते विवादों में आ गई थी ये परीक्षा। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से। सीधा उनका रुख करूंगी। अमृत, काउंसलिंग एक बार को आगे खिसका दी गई है लेकिन परीक्षा रद्द करने की या सभी का री एग्जाम करवाने का कोई प्लान सरकार का नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल मांगों की सुप्रीम सुनवाई जारी है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल अंजलि, सरकार की तरफ से और एनडीए की तरफ से ये जो एक नया हलफनामा दायर किया गया है जिसमें परीक्षा दोबारा कराए जाने की इन्होंने विरोध किया है और इस एफिडेविट में कहा गया है कि दोबारा परीक्षा कराए जाने से बहुत सारे छात्रों का जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा, उसमें उन्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। चूंकि यह जो धांधली हुई है उनकी दलील है कि वो सिर्फ सीमित जगहों पर हुई है, जैसे कि बिहार के कुछ इलाके, झारखंड है और गोधरा है गुजरात का, वहाँ पे हुआ है। तो लिहाजा इसकी सजा जो है पूरे सभी जो ईमानदार छात्र हैं उनको नहीं दी जानी चाहिए। उस तरह की जो है मामले पर है, उस पर 38 मामले सूचीबद्ध है जिसमें सुनवाई होनी है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ, मैं चाहूंगा कि बात करें हम, यहाँ पे कुछ छात्र हैं जिन्होंने नीट एग्जाम दिया है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अनुष्का गौतम है। अभी जो सरकार की तरफ से दलील है और एनटीए का भी कहना है कि हम जो हैं पूरी तरह से री एग्जाम के फेवर में नहीं है, आप लोग क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है। री एग्ज़ाम ही एक अल्टीमेट सोल्यूशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जितने भी डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। यानी उनके हिसाब से सिर्फ 660 बच्चा, जो बच्चा 660 नंबर और उससे ऊपर लाए, सिर्फ वही डिज़र्विंग कैंडिडेट है और 620 से 650 वाला बच्चा कोई डिज़र्व करता ही नहीं है सीट को। लेकिन उनका ये भी कहना है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए ये तो जो घटनाएं सामने आई हैं, जांच में जो पता चला है वो कुछ पॉकेट्स में है, तो सभी लोगों को इसकी सज़ा क्यों दी जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात कि अभी सीबीआई की जांच अभी चल रही है, तो अभी सिर्फ कुछ ही लोग हैं ये इसमें डिफाइन नहीं करते। और अगर सिर्फ जैसा कि एनटीए ने बोला कि 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मिला और अगर कुछ ही बच्चों को पेपर लीक हुआ, मान लेते कि वो जो नंबर है अप्रॉक्स अगर 2000 के आसपास भी होता है, तो उसकी वजह से जो मार्क्स में और रैंक में जो हमें बढ़ाव देखने को मिला है तो वो जस्टिफाइड तो वैसे भी नहीं है। तो डेफिनेट सी बात है कि नंबर्स में कुछ गलत है, या तो ग्रेस मार्क्स का नंबर गलत है या फिर जो पेपर लीक है वो मार्क्स लेवल पे हुआ है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन? कोर्ट में जो दलील चल रही है भीतर, जो अभी इस पे तो दलील रखी जाएगी, पेश होगा, जज साहब इसको सुनेंगे, फिर जो इस पे फैसला आएगा। आप लोग क्या उम्मीद रख रहे हैं और आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मेरा एनटीए से ये प्रश्न है कि वो बार बार ये एलिज्ड वर्ड का यूज़ कैसे कर सकता है। जब सबसे पहली बार मीडिया में ये बात उछल करके आई कि पेपर लीक हुआ है, तो पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि पेपर लीक हुआ। उसके बाद इसकी ये डबल स्टैंडर्ड देखिए, उसके बाद कहता है कि अभी कथित है, एलिज्ड है, अभी प्रूव नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं, बिहार में जो पटना में जो ईओयू है उसने साफ साफ फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने रख दी कि भैया पूरा का पूरा 100% पेपर मैच है, इसके बाद भी एलिज्ड कैसे है।
और उसको कैसे पता है कि ये आइसोलेटेड घटना है? भाई आज के टाइम पे सबके पास मोबाइल फोन है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास पेपर आएगा तो मैं अपने 10 दोस्तों में बांटूंगा, वो जो 40, 45 या 20 लोगों के पास भी गए तो इस बात की क्या गारंटी है कि उन्होंने किसी को नहीं बताया? सीबीआई ने भी जो है इस मामले में अरेस्ट किए हैं। आप चूंकि मैं बच्चों को आपको अच्छा आप पेरेंट्स हैं। मैं हाँ यूपी कन्नौज से आया हूँ और 6 तारीख से जंतर मंतर पर मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ सत्याग्रह आंदोलन के नाम से। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ जिससे जो एनटीए और यानी सरकार, ये दो मुख्य चीज़ें इस समय दोनों सपोर्ट कर रहे हैं कि पेपर ना हो। मैं धर्मेंद्र प्रधान से पूछना चाहता हूँ क्या उस शिप में बैठना चाहेंगे जिसमें लीकेज होगा? खबर लग जाएगी लीकेज है तो बैठ जाएंगे उस शिप में। आप भी कहते हैं कि लीकेज है लेकिन थोड़ा है, शिप में थोड़ा लीक होगा तो बैठ जाएंगे उसमें वो? अगर वो अपने मंत्रालय के साथ बैठ जाएं, मैं कहता हूं अपने बच्चे को लेकर सारा कुछ, मैं कहता हूं मैं वापस चला जाऊंगा और कभी अप्लाई नहीं करूंगा। वो उस शिप में सफर कर ले जो शिप लीकेज हो, कंफर्म कोई शिप लीकेज है, दिखना चाहिए लीकेज, और उसमें बैठ जाएं। चलिए, जो कोर्ट में भी सुनवाई चूंकि अब चलने जा रही है इस मामले को लेकर के, आप कोर्ट से क्या उम्मीद रखते हैं? आशा रखते हैं क्योंकि हम गांव के रहने वाले हैं। गांव में कहा जाता है कि पंच परमेश्वर होता है, यानी परमेश्वर को भगवान मानते हैं ना। तो सरकार से तो यानी राजा ने तो मार दिया, राजा के कर्मचारी एनटीए ने मार दिया। आज पंच से आशा लगाए हैं ईश्वर की तरह, उसे ईश्वर मानते हैं, उम्मीद करते हैं वो ईश्वर न्याय करेगा। ईश्वर न्यायकारी होता है और कभी कभी पता नहीं भाई हमारा भाग्य खराब होगा तो अन्याय हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज पंच परमेश्वर से न्याय हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अंजलि जी, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनके परिजन भी हैं और उनका ये कहना है कि उन्हें अदालत से उम्मीद है बिल्कुल कि अमृत, वो इस बच्चों मामले में और उनके साथ बच्चों के न्याय परिजनों करेंगे। में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और पूरे देश भर में लीक हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस चीज को नहीं मान रहा क्योंकि एनटीए की ये दलील है कि कहीं ना कहीं काउंसलिंग पर रोक नहीं लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई, लेकिन काउंसलिंग पोस्टपोन कर दी गई। तो क्या चांसेस है कि आज के जब फैसला आ जाएगा तो आज के फैसले के बाद काउंसलिंग की तारीख निकलकर सामने आ जाएगी क्या? जी अंजलि, देखिए अब सारा का सारा डिपेंड करता है कि जो 38 मामले सूचीबद्ध हैं उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो क्या फैसला देते हैं, क्योंकि इससे पहले जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग इसी आधार पर रोकी गई थी कि 38 मामले सूचीबद्ध है, लोगों के ग्रीवांसेस जो शिकायतें हैं उसके बिना पे अगर काउंसलिंग की जाती है तो ज्यादती हो जाएगी और यही इसी के मद्देनजर जो है काउंसलिंग रोकी गई है। अब चूंकि अब फैसला आना है, कुछ ही समय का वक्त बचा है, उसके बाद जो है जरूर इसके ऊपर ये होगा कि फैसला जिस तरह से आ रहा है उस पर काउंसलिंग को लेकर के क्या जो है डिसीजन लिया जा रहा है। बिल्कुल, आगे आने वाली चीजों के लिए हमें इंतजार करना होगा सुप्रीम फैसले का। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, आज शाम 5 बजे अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम दिग्गज यहां पर प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। सीएम पार्टी प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में जनसभा और रोड शो करने वाले हैं। सीएम अमरवाड़ा में रोड शो कर जनसभा भी करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी रैली करेंगे। तो देखिए, अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है क्योंकि 10 जुलाई को मतदान होना है। उससे 2 दिन पहले ही प्रचार प्रसार रुक जाता है। 8 जुलाई अंतिम तारीख है जब आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है और आज शाम 5 बजे अमरवाड़ा उपचुनाव का जो प्रचार है वो थम जाएगा और उससे पहले दोपहर 1 बजे अमरवाड़ा में रोड शो करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो वहीं जीतू पटवारी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी प्रचार प्रसार करने वाले हैं। धीरेन शाह इनवाती के समर्थन में ये प्रचार प्रसार कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो वहीं देखिए, अमरवाड़ा को जो रण है उसमें 3 प्रत्याशी देखे जा रहे हैं। ये मामला त्रिकोणीय देखा जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमलेश शाह है, तो वहीं धीरेन शाह इनवाती कांग्रेस पार्टी की तरफ से और देव रावेन भलावी गोंगपा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी है। तो ये अमरवाड़ा का रण है, ये चुनावी मैदान है और इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी मुकेश, फोन लाइन पर जुड़े हैं मेरे साथ। मुकेश, क्या कुछ ग्राउंड की तैयारियां निकलकर सामने आ रही है, कैसी तस्वीर है? जी अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज प्रचार का आखिरी दिन है। 5 बजे प्रचार थम जाएगा। दोनों ही पार्टी के जो नेता है यहाँ पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर आके अपनी कमान संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री 2 सभा करेंगे, भटका खापा में सभा करेंगे, अमरवाड़ा में सभा करेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी सिंगोड़ी में एक सभा करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आज अंतिम चरण में पूरा जोर लगाया जा रहा है, कहीं से कहीं कोई कमी न रह जाए प्रचार प्रसार में, जनसंपर्क में। 10 तारीख को मतदान होना है, तो इसी 8-5 बजे
प्रचार थम जाएगा। जी अंजलि। बिल्कुल मुकेश, कब तक सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये जनसभा जो है वो शुरू हो जाएगी? कब तक पहुंचने की उनकी संभावना है? सीएम मोहन यादव यहाँ पर लगभग 12:30 बजे पहुंचने का टाइम दिया था, लेकिन थोड़ा लेट है, इस वजह से वो लगभग 1:30 बजे करीब बटका खापा पहुंचेंगे। बटका खापा से लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा से वहाँ सभा लेने के बाद वो अमरवाड़ा पहुंचेंगे। अमरवाड़ा शाम को 5 बजे अमरवाड़ा से सभा करने के बाद वो नागपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। और जीतू पटवारी जो है सिंगोली में उनकी 1 बजे सभा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोग्राम लेट चल रहा है, क्योंकि सीएम का आज वहाँ पर मंत्री पद की शपथ दिलाई है उन्होंने राजावत को, कहीं ना कहीं लेट है सीएम। जी बिल्कुल, तो तकरीबन 1 बजे के बाद से प्रचार प्रसार देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 बजे वो अंतिम समय है जब प्रचार प्रसार थम जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, एमपी में रामनिवास रावत ने मंत्री के तौर पर 15 मिनट में 2 बार शपथ ली है। दरअसल रामनिवास रावत से शपथ के दौरान बोलने में छोटी सी चूक हो गई। रावत राज्य के मंत्री की जगह राज्य मंत्री बोल गए। इसके बाद फिर से उन्हें कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को कर्तव्य के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं रामनिवास रावत तो राज्य मंत्री के रूप में, राज्य के मंत्री के रूप में, यही है पीछे की कहानी। जब रामनिवास रावत को 2.0 स्टाइल में शपथ लेनी पड़ गई, उन्होंने गलती से राज्य मंत्री कह दिया था, लेकिन है वो कैबिनेट मंत्री, इसीलिए उन्होंने दोबारा शपथ ली, जहां पर उन्होंने उसको ठीक करते हुए राज्य के मंत्री ही पढ़ा। तो देखिए, ये शपथ ली है रामनिवास रावत ने। ये 2 बातें हमने आपको सुनवाई है। और देखिए, दोबारा शपथ लेने पर मंत्री रामनिवास रावत का क्या कहना है वो भी आपको बता देते हैं। के रूप में रहूंगा तो राज्य मंत्री नहीं कहा, राज्य के मंत्री के रूप में रहूंगा तो राज्य मंत्री नहीं कहा, राज्य के मंत्री के रूप में रहूंगा तो राज्य मंत्री नहीं कहा, राज्य के मंत्री के रूप में रहूंगा तो राज्य मंत्री नहीं कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन खुशी की बात है कि रामनिवास रावत अब मंत्री बन चुके हैं मोहन कैबिनेट में। रामनिवास रावत के मंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें रावत के मंत्री बनने का लाभ एमपी और ग्वालियर चंबल की जनता से मिलेगा। सीएम ने कहा कि कैबिनेट मंत्री होने के नाते उनका अनुभव पूरे कैबिनेट को मिलेगा। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। हमारे वरिष्ठ नेता रामनिवास रावत जी ने आज शपथ ली है, मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं समझ सकता हूं कि पूरे प्रदेश को, खास करके हमारे चंबल अंचल में उनकी अपनी गहरी पकड़ भी है और वो क्षेत्र ऐसा आता है जहाँ विकास की बहुत संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार उनकी भावना के अनुसार लगातार अच्छे से अच्छा काम करेगी और प्रदेश की सेवा करेगी। तो देखिए, रामनिवास रावत के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए मुरैना की मेयर शारदा सोलंकी भी पहुंची। शारदा सोलंकी बेहद खुश है कि उनके क्षेत्र से कोई मंत्री बना है। उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। रामनिवास रावत के साथ बड़ी संख्या में उनके क्षेत्र से भी लोग आए हैं, उनके समर्थक आए हैं और वो नेता भी आए हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। वही नेता हमारे साथ में है, कांग्रेस छोड़कर आए थे, महापौर हैं वहाँ की मुरैना की, वो भी हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे। महापौर जी, आप बताइए कि क्या बड़े उत्साह के साथ आप लोग आए हैं, कथा चल रही थी, भागवत चल रही थी, उसके साथ साथ में कार्यकर्ता है। अब क्षेत्र के लिए आपको क्या चाहिए? अपने क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के लिए हमें विकास चाहिए। किस तरह का विकास चाहिए? वहाँ क्या समस्याएं, रोजगार नहीं है या क्या स्थिति क्या है? रोजगार नहीं है वहाँ पे, और हमारे जो भी आदिवासी क्षेत्र, बहुमल क्षेत्र, एससी है, एसटी है, हमारे सारे बहुमल क्षेत्र हैं, वहाँ विकास के लिए बांध की ज़रूरत है हमारे, और नौजवानों को नौकरी चाहिए, और हमारे बेरोजगार फिर रहे हैं उनको थोड़ा रोजगार चाहिए। ये तमाम जो क्षेत्र से लोग आए हैं इसी अपेक्षा के साथ में आए हैं कि अब नेताजी मंत्री हो गए हैं, मंत्री होने के बाद में उनके क्षेत्र में चहुओर विकास की खेती लहलहाएगी।
श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन राजा राम के साथ, विस्तार न्यूज के लिए राजभवन से। तो वहीं देखिए, रामनिवास रावत के कैबिनेट मंत्री की शपथ पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं और रामनिवास रावत के मंत्री बनाए जाने के पीछे की वजह को कांग्रेस ने डील बताया है। और लेकिन उससे पहले वो भी आपको बताएंगे कि कांग्रेस किस तरीके से हमला बोल रही है, लेकिन उससे पहले आपको सीधा बीजेपी कार्यालय ले चलते हैं, जहां से सीधा तस्वीरें आ रही हैं अभी अभी मंत्री बने रामनिवास रावत की। तो ये तस्वीरें देखिए आप, जैसे ही उन्होंने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी उसके बाद से ही उनका ये भी बयान सामने आया था कि वो कार्यालय पहुंच रहे हैं। तो कार्यालय वो पहुंच चुके हैं और वहां पर मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जो उन्हें बुके दे रहे हैं। उनका अभिवादन करते हुए वीडी शर्मा नजर आ रहे हैं। अभी अभी रामनिवास रावत ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है और उसके बाद आदर सत्कार उनका किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने खुले हाथों से, खुली बाहों से उनका स्वागत किया है और अब वो पहुंच गए हैं। मिठाइयां खिलाई जा रही है और पटका पहनाया गया है और देखिए बकायदा ये जो तस्वीरें हैं, ये जो मुस्कान है वो बयां कर रही है कि कितना उत्साह रामनिवास रावत के भारतीय जनता पार्टी में आ जाने से। इस तरीके की तस्वीरें लोकसभा चुनाव के बीच भी निकल कर आई थी, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। हालांकि अपने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया था और अब बीजेपी में उनका प्रमोशन कर दिया गया है, उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है और अब वो प्रेस वार्ता भी करने वाले हैं। दोनों मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी वहां है और हाल ही में बने कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत भी वहां मौजूद है। अभी कुछ ही मिनटों में वो प्रेस से बातचीत करेंगे, बताएंगे क्या कुछ उनका कहना है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तस्वीरें हैं जो सीधा निकलकर सामने आ रही है, जहां रामनिवास रावत पहुंचे हैं और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। आदरणीय रामनिवास रावत जी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने विश्वास जताया था और भारतीय जनता पार्टी के एक अभिन्न अंग बन करके उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी अथक मेहनत और परिश्रम किया। मध्य प्रदेश के अंदर हम 29 की 29 सीट की जीत का इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और आज आदरणीय रामनिवास रावत जी को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने मंत्रिमंडल का आज कैबिनेट के मंत्री के रूप में उन्हें शपथ दिलाई है महामहिम राज्यपाल जी ने। इसलिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार कि जमीन से जुड़े हुए और उस क्षेत्र की जनता में लोकप्रिय नेता के नाते से आदरणीय रामनिवास रावत जी को जो आज अवसर मिला है, मंत्रिमंडल में स्थान दिया है, इसलिए मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, बड़े पद से सुशोभित किया भाजपा ने, क्या करेंगे? मुझे भारतीय जनता पार्टी सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण आदरणीय अमित शाह जी और हमारा प्रदेश का नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, संगठन के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीडी शर्मा जी और सभी संगठन के समस्त सम्मानित पदाधिकारी और प्रदेश के समस्त सम्मानित नेता के आशीर्वाद से आज मुझे मंत्रिमंडल में मेरे प्रति विश्वास व्यक्त करके मंत्रिमंडल में मुझे शपथ दिलाई है। मैं हृदय से आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का, आदरणीय वीडी शर्मा जी का, अध्यक्ष जी नरेंद्र सिंह का और समस्त सीनियर लीडर्स का, पूरे संगठन का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। सर, अब क्षेत्र के विकास की प्राथमिकता आपके सामने होगी, क्या लक्ष्य है? देखिए, क्षेत्र का विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और विकास लगातार चलता रहता है। मेरी प्राथमिकताएं होंगी सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार बढ़ाना, छोटे छोटे रोडों को गांवों से जोड़ना, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी। नरेंद्र मोदी जी के जो स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराने का काम करेंगे
और कुपोषण जैसी चीज़ को पूरी तरह से मिटाने का सर हम आश्वस्त हैं कि आप संकल्प है उसे हम आश्वस्त हैं कि आप कैबिनेट मंत्री ही बने हैं। शुरुआती कुछ गफलत हुई थी सुबह। अभी माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा सुना नहीं। कैबिनेट मंत्री के रूप में ही मैंने शपथ ली। धन्यवाद। कोई गफलत नहीं। धन्यवाद भैया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। चलिए, कैबिनेट मंत्री के रूप में ही शपथ ली है रामनिवास रावत ने। रामनिवास रावत के मंत्री पद की शपथ लेने पर एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निशाना साधा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कुर्सी की सौदेबाजी का बीजेपी पर आरोप लगाया है और कहा कि ये लोकतंत्र और संविधान का प्रमाणिक अपमान है। तो हमलावर नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी, तरह तरह के सवाल खड़े कर रही है, कह रही है डील है, सौदेबाजी है। और इसी बीच ये एक्स पर पोस्ट पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी निकलकर सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कुर्सी की सौदेबाजी का बीजेपी पर आरोप लगाया है और कहा है कि ये लोकतंत्र और संविधान का प्रमाणिक अपमान है। और अगली खबर बिलासपुर से। बिलासपुर में सकरी के अटल आवास के बाद रतनपुर में डायरिया फैल गया है। इसके कुल 50 मरीज मिले हैं, जिनमें 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें सिम्स के डायरिया वार्ड में भर्ती किया गया है, जिनका डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले सकरी के अटल आवास में 40 से अधिक मरीजों की पुष्टि हुई थी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर पहुंचकर डायरिया को कंट्रोल कर लिया, लेकिन इसके बाद रतनपुर में डायरिया की शिकायत सामने आई है, जहां 50 से अधिक मरीज इस बीमारी से जूझ रहे हैं। वहीं लगातार स्वास्थ्य विभाग इन स्थानों पर पहुंचकर डायरिया को कंट्रोल करने में जुटा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी आशीष दुबे, बिलासपुर से जुड़े हैं। आशीष, क्या ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कैसे फैल रहा है डायरिया? जी बिल्कुल, देखिए रतनपुर के महामाई पारा में दूषित पानी इसका कारण बताया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से यह पूरा इलाका जो है डायरिया की चपेट में है और यहाँ 50 से अधिक लोग जो है इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। 17 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 3 लोगों को जिनकी हालत नाजुक है उन्हें सिम्स में भर्ती करवाया गया है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि बिलासपुर में ये जो रतनपुर का इलाका है या मस्तूरी का इलाका है या बाकी जो ये क्षेत्र है वो इतना संवेदनशील है कि बारिश से पहले जो है इस क्षेत्र में डायरिया या इससे बड़ी बीमारी जो है कालरा वो फैल जाती है। और लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग जब बीमारी फैलती है तब मौके पर पहुंचता है और साफ सफाई और दूषित पानी को हटवाने के इंतजाम होते हैं। तो बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठता है कि आखिर समय पर जो है बारिश से पहले या मानसून से पहले जो है स्थितियां नियंत्रण में क्यों नहीं होती, बिल्कुल, इससे पहले जो है तरीके से क्यों नहीं किए जाते हैं, यही बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर रायपुर से। देखिए, विद्युत दरों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। रायपुर के 5 से ज्यादा ब्लॉक्स में हो रहा है ये प्रदर्शन। लखीनगर, खुशहालपुर और डीडीओ नगर में होगा प्रदर्शन। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज भी होंगे शामिल। कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव से पहले सरकार को लगातार घेरती हुई नजर आ रही है, फिर चाहे वो कानून व्यवस्था हो या सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा हो। बिजली दरों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया है। रायपुर के 5 से ज्यादा ब्लॉक्स में हो रहा है प्रदर्शन।